हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है सी हाउ दे रन। और ये मूवी एक क्राइम कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसलिए दोस्तों, मूवी को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और हमारी इस कोशिश को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। तो ये कहानी होती है साल 1953 की और हमें घटना बताई जाती है लंदन के वेस्टलैंड एरिया की। और कहानी की शुरुआत में हमें एक थिएटर बताया जाता है जहां पर अगाथा क्रिस्टी के फेमस नॉवेल माउस ट्रैप का प्ले चल रहा होता है। अगाथा क्रिस्टी का माउस ट्रैप प्ले काफी सक्सेसफुल रहा और इसलिए भी ये प्ले पिछले काफी हफ्तों से थिएटर में चल रहा है। और इस प्ले की प्रोड्यूसर पेटुला स्पेंसर इस प्ले को चलाकर काफी सारा पैसा भी कमा रही है। आगे पेटुला के पास एक टेलीग्राम आता है और ये टेलीग्राम अगाथा क्रिस्टी का होता है। इस टेलीग्राम में अगाथा ने पेटुला से कहा था, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकती। असल में पेटुला ने एक पार्टी रखी होती है इस प्ले के 100 शो सक्सेसफुल रन होने पर। यह पार्टी काफी आलीशान होती है और इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के काफी बड़े लोग आए होते हैं। और इसी पार्टी में फिल्म प्रोड्यूसर जॉन वुल्फ भी आए होते हैं, जो कि इस प्ले को जल्द ही हॉलीवुड मूवी में तब्दील करने वाले थे। और जॉन वुल्फ अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहे होते हैं। आगे हमें इसी पार्टी में एंजॉय कर रहे लियो कॉपर्निक नाम के आदमी को बताया जाता है, जो कि पेशे से एक फिल्म डायरेक्टर होता है और जिसे प्रोड्यूसर जॉन वुल्फ ने हायर किया होता है माउस ट्रैप प्ले को मूवी के रूप में बनाने के लिए। पर लियो को इस मूवी का राइटर मार्विन कॉकर नॉरिस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन दोनों के बीच काफी सारे क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं। आगे उसी पार्टी में प्ले के लीड एक्टर रिचर्ड एटनबरो और उनकी वाइफ शीला आती है। सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। डायरेक्टर लियो काफी दिलफेक किस्म का आदमी होता है, इसलिए वो शीला शिम के साथ फ्लर्ट करने लगता है, उससे बातें करने की कोशिश करने लगता है। रिचर्ड को ये सारी बातें पसंद नहीं आती और वो लियो को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तब लियो और रिचर्ड दोनों में लड़ाई होने लगती है और लियो रिचर्ड को धक्का मारता है और वो दोनों ही केक पर जाकर गिर जाते हैं। आगे लियो वॉशरूम में अपने कपड़े साफ कर रहा होता है और आगे वो थिएटर के बैक स्टेज पर जाकर अपने लिए नए कपड़े ढूंढने लगता है। तभी लियो को वहाँ पर कोई आवाज आती है। तभी लियो को वहाँ पर कोट और हैट पहना एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। लियो उस आदमी के पास जाकर उसकी हैट हटाता है तो वो आदमी एक पुतला था। लियो पलट कर देखता है, तभी लियो के पीछे से एक आदमी आकर उस पर हमला करता है। उस आदमी ने भी कोट और हैट पहने हुए थे और उसने अपना मुंह ढक रखा था। तब लियो और उस आदमी के बीच हाथापाई होने लगती है। लियो सामान उठाकर उस आदमी पर फेंकने लगता है। लियो वहाँ से भागने लगता है, पर उस रूम से निकलने के लिए कोई भी रास्ता वहाँ मौजूद नहीं होता और लियो कॉर्नर पर फंस जाता है। तभी वो कोट और हैट पहना हुआ आदमी सिलाई मशीन उठाकर लियो पर हमला करता है और लियो वहीं पर मारा जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कॉटलैंड यार्ड की कांस्टेबल स्टॉकर थिएटर में मौजूद होती है और वो वहां पर किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी थिएटर में पुलिस इंस्पेक्टर स्टॉपेड आते हैं। आगे इंस्पेक्टर और कांस्टेबल स्टॉकर दोनों स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। जब वो लोग थिएटर में पहुंचते हैं तो वो वहां पर देखते हैं कि ऑडियंस सीट पर कई सारे लोग बैठे हुए थे, जो सभी मर्डर के वक्त पर पार्टी में मौजूद थे। और थिएटर के स्टेज पर एक सोफे पर चादर से ढकी हुई लाश पड़ी हुई है। तब इंस्पेक्टर जाकर चादर को हटाकर देखते हैं तो वहां पर डायरेक्टर लियो कॉपर्निक की लाश होती है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है। तब कांस्टेबल स्टॉकर बताती है, मेरी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में मुझे पता चला है कि लियो को किसी ने बैक स्टेज में मारा था और इनके सर पर जो चोट का निशान है वो सिलाई मशीन का है, उसी से इन्हें मारा गया है और उसके बाद इन्हें यहाँ पर लाकर रख दिया गया था। आगे कांस्टेबल इंस्पेक्टर को लेकर कॉस्ट्यूम रूम में जाती है, जहाँ पर काफी सारा सामान बिखरा हुआ था। तब स्टॉकर बताती है, लियो यहाँ पर अपने कपड़े बदलने आए थे, तभी उन पर यह हमला हुआ। इंस्पेक्टर पूछता है, पर वो कपड़े बदलने क्यों आया? तब कांस्टेबल इंस्पेक्टर को उस टूटे हुए केक के पास ले जाती है, जहाँ पर लियो और रिचर्ड की लड़ाई हुई थी और वो केक के ऊपर कूद गए थे। तब कांस्टेबल बताती है, थिएटर में 100 शो हो चुके थे, इसलिए पार्टी रखी गई थी। आगे इंस्पेक्टर लियो की लाश का मुंह खोलकर देखता है और इंस्पेक्टर कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसकी टंग को बाहर निकाल दिया हो। तभी उस प्ले की प्रोड्यूसर पेटोला स्टेज पर आकर इंस्पेक्टर से बोलती है, इंस्पेक्टर, मैं पुलिस के काम की काफी तारीफ करती हूँ, पर क्या आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जल्दी खत्म करोगे? क्योंकि कल से हमें फिर से थिएटर में माउस ट्रैप का प्ले शुरू करना है। तभी वहाँ खड़ा प्रोड्यूसर जॉन वुल्फ पेटोला से कहता है, यहाँ पर एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है
और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पेट्रोला ऐसा सोच सकती है कि उसे शो कल से ही शुरू करना है, बल्कि उसे तो ये शो बंद कर देना चाहिए, जबकि कोई आदमी यहाँ पर मर चुका है। पेट्रोला कहती है जॉन वुल्फ तो यही चाहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जब तक ये प्ले बंद नहीं होगा तब तक वो अपनी मूवी पर काम शुरू नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर कहता है क्राइम सीन होने की वजह से हमें ये थिएटर सील करना होगा। पेट्रोला कहती है जिसे मरना था वो मर गया, अब आप क्या कर लोगे। इंस्पेक्टर कहता है जरूरी नहीं ये आखिरी आदमी हो जिसको कातिल ने मारा है, आप में से और भी विक्टिम हो सकते हैं जिन पर वो आदमी हमला कर सकता है। अगले दिन इंस्पेक्टर अपने स्कॉटलैंड यार्ड के हेड ऑफिस पहुंचता है। वहां कमिश्नर इंस्पेक्टर को बुलाकर कहता है तुमने थिएटर को सील करके अच्छा नहीं किया, मैं चाहता हूं तुम थिएटर को वापस अनसील करो। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए कांस्टेबल स्टॉकर को लगा रहा हूँ। स्टॉपर्ट को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहता है वो लेडी कांस्टेबल अनएक्सपीरियंस है, वो ये केस कैसे सॉल्व करेगी। पर कमिश्नर स्टॉपर्ट की बातों को नहीं मानता और स्टॉपर्ट को कांस्टेबल स्टॉकर को अपने साथ लेना पड़ता है। स्टॉकर एक इमेच्योर पुलिस वाली होती है, वो स्टॉपर्ट से बहुत सारे सवाल करती है और हर एक बात को नोटबुक में लिखने लगती है। आगे स्टॉपर्ट और स्टॉकर उस होटल में पहुंचते हैं जहां पर लियो कैप्रिकॉन रुका हुआ था। वहां का होटल मैनेजर इंस्पेक्टर को बताता है लियो कॉपर्निक हमारा एक बहुत ही अच्छा गेस्ट था, पर इस स्वीट का बिल असल में प्रोड्यूसर जॉन वुल्फ पे किया करते थे। आगे इंस्पेक्टर लियो के रूम के अंदर घुसते हैं तो उसके रूम की काफी बुरी हालत मिलती है। वहां पर हर जगह शराब की बोतलें रखी हुई थी। तब इंस्पेक्टर स्टॉपर्ट को वहां पर एक फटी हुई स्क्रिप्ट मिलती है जिसे इंस्पेक्टर उठा लेते हैं और वो मैनेजर से पूछते हैं क्या तुम्हें कोई खास इंसिडेंट पता है जिसमें लियो की किसी से लड़ाई हुई हो। मैनेजर कहता है एक बार राइटर मार्वेन यहाँ पर आए थे और उस दिन लियो और मार्वेन के बीच काफी लड़ाई हुई थी। मार्वेन को यह बात पसंद नहीं आई थी कि लियो ने उनके स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। तब मार्वेन लियो से वो स्क्रिप्ट छीनकर लेने लगते हैं, पर लियो उस स्क्रिप्ट को नहीं छोड़ता और वो स्क्रिप्ट फट जाती है। उस दिन मार्वेन ने गुस्से में लियो को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद इंस्पेक्टर मार्वेन से मिलने जाने लगते हैं। तब कांस्टेबल स्टॉकर को लगता है कि ये केस सॉल्व हो चुका है, राइटर मार्वेन ही असली कातिल है। इस पर इंस्पेक्टर स्टॉकर से कहते हैं तुम्हें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर जंप नहीं करना चाहिए। और आगे वो दोनों राइटर मार्वेन के घर पहुंचते हैं। आगे मार्वेन इंस्पेक्टर से आकर मिलता है और मार्वेन उस घर में अपने कजन जियो के साथ रहा करता था, जो कि इटालियन भाषा में कुछ न कुछ बोला करता था। तब इंस्पेक्टर मार्वेन को वो फटी हुई स्क्रिप्ट दिखाता है और उसने लियो को जान से मारने की धमकी दी थी, इसके बारे में सवाल करता है। आगे मार्वेन उन दोनों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि उनके बीच में लड़ाई क्यों हुई थी। मार्वेन कहता है उन दोनों के बीच में झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था, वह चाहता था कि जैसा अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल में हुआ था वैसा कुछ भी दिखाया ना जाए। जब मैं उसकी बात नहीं मान रहा था तो उसने प्रोड्यूसर को मुझे बनाने के लिए बुलाया और तब उसने हमें वो एक्शन सीक्वेंस का स्टोरी बोर्ड बताया। असल में वो एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस चाहता था जिसमें हीरो और विलन के बीच में गन फाइट हो और फाइनली विलन की मौत के बाद पता चले कि आखिर कातिल कौन था। उस दिन लियो हमसे बात कर ही रहा था, तभी घर के बाहर एक हॉर्न सुनाई आता है। उस हॉर्न को सुनकर लियो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से चला गया था। हो सकता है वो कोई लड़की हो जो अपनी कार का हॉर्न बजा रही हो। ये सब घटनाक्रम इसी घर में हुआ था। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर प्रोड्यूसर ने लियो को इतना आलीशान होटल में क्यों ठहराया, प्रोड्यूसर उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे थे। तब इंस्पेक्टर पूछता है लियो जिस लड़की के साथ गया था क्या तुम उस लड़की से कभी मिले हो। मार्वेन कहता है मैं कभी उस लड़की से नहीं मिला। तभी मार्वेन को याद आता है और वो कहता है जिस दिन मैं लियो से लड़कर उसके होटल रूम से बाहर जा रहा था तभी वहां पर एक लेडी आई थी एक बच्चे के साथ और उसके बाद लियो उससे बात करने लगा था। असल में वो लेडी लियो की गर्लफ्रेंड हो सकती है जिसे उसने प्रेग्नेंट कर दिया था और बाद में उसे छोड़ दिया होगा। वो बच्चा लियो का ही होगा जिसे वो अपनाना नहीं चाहता था। यह क्लू मिलते ही स्टॉपर्ट और स्टॉकर वहां से जाने लगते हैं। दोनों गाड़ी में बैठे होते तब स्टॉकर कहती है अब मुझे समझ आ गया है सर, मर्डर लियो की एक्स गर्लफ्रेंड ने किया होगा। तब इंस्पेक्टर कहते तुम्हें इतना जल्दी कंक्लूजन पर जंप नहीं करना चाहिए, अब हमें उस मूवी प्रोड्यूसर जॉन वुल्फ से मिलना पड़ेगा और वो हमें अपने हिस्से की कहानी बताएगा। आगे वो दोनों प्रोड्यूसर जॉन वुल्फ से मिलने उसके ऑफिस में जाते हैं। तब इंस्पेक्टर जॉन वुल्फ से पूछता है आखिर आपने डायरेक्टर लियो को इतने आलीशान होटल में कैसे ठहरा दिया। इस पर जॉन वुल्फ कहता है अक्सर हमें पैसा खर्च करना होता है टैलेंट को खुश करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता रहता है। तब इंस्पेक्टर कहता है पर मैंने तो सुना है कि लियो ने आपको ब्लैकमेल करके अपने लिए होटल अरेंज करवाया था। यह सुनकर जॉन वुल्फ चौंक जाता है और वो कहता है आपको ये किसने बताया। इंस्पेक्टर ने तुक्का लगाया था और ये सही जगह जाकर लगा था।
तब जॉन वुल्फ इंस्पेक्टर को सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो कहता है एक दिन मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ क्लब में बैठा हुआ था और उसके साथ कुछ खास मोमेंट स्पेंड कर रहा था। तभी वहां पर डायरेक्टर लियो कॉपर्निक आ जाता है और उसने जॉन वुल्फ को उसकी सेक्रेटरी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया होता है। लियो जॉन वुल्फ को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसके रहने के लिए आलीशान होटल में रूम नहीं दिलाया तो वो ये सच सभी लोगों को बता देगा कि जॉन वुल्फ का उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। डर के मारे जॉन को लियो के लिए होटल में रूम अरेंज करना पड़ता है। जॉन वुल्फ से ये सारी जानकारी लेकर इंस्पेक्टर स्टॉपर्ड और कांस्टेबल स्टॉकर वहां से निकल जाते हैं। आगे इंस्पेक्टर जाकर उस वेटर से मिलते हैं जो उस रात पार्टी में मौजूद था, जो इस केस का विटनेस बनकर सामने आया होता है। इंस्पेक्टर उस वेटर से बात करते हुए कहते हैं, तो डेनिस, तुमने हमें बताया था कि तुमने उस रात कुछ अजीब देखा था। तब डेनिस बताता है, मैं उस रात मिस्टर लियो कॉपर्निक को ड्रिंक दे रहा था। उनकी डेथ से पहले मैंने उस पार्टी में एक अजीब से आदमी को देखा था जिसने ओवरकोट और हैट पहनी हुई थी। उस आदमी का बिहेवियर भी काफी अजीब था। तब इंस्पेक्टर डेनिस से पूछता है, वो आदमी कैसा दिखता था? वो आदमी लंबा था, मोटा था, पतला था, कैसा दिखता था? वेटर ज्यादा कुछ बता नहीं पाता और वो कहता है वो आदमी एवरेज दिखता था, यानी ना ज्यादा लंबा था और ना ही ज्यादा मोटा था। तब इंस्पेक्टर पूछता है, उसने ऐसा क्या किया कि वो तुम्हें अजीब लगा? तब डेनिस कहता है, वो जो भी कर रहा था सभी कुछ अजीब ही लग रहा था। इंस्पेक्टर को वेटर की बातों से ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। आगे इंस्पेक्टर स्टॉपर्ड और कांस्टेबल स्टॉकर दोनों ही उस प्ले के एक्टर्स रिचर्ड एटनबर्ग और शीला से मिलने जाते हैं। कांस्टेबल स्टॉकर रिचर्ड को देखकर एक्साइट हो जाती है क्योंकि वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिल रही होती है। आगे इंस्पेक्टर स्टॉपर्ड रिचर्ड से पूछता है, तुम्हारी पार्टी में लियो से लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? तभी वहां पर शीला आ जाती है और रिचर्ड कहता है, लियो मेरी वाइफ के साथ उस रात फ्लर्ट कर रहा था। आगे शीला बताती है कि उस रात क्या हुआ था। लियो पार्टी में शीला के पास आकर शीला से कहता है, मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ। शीला कहती है, तुम किस प्रकार की हेल्प की बात कर रहे हो? लियो कहता है, मैं तुम्हें माउस ट्रैप मूवी में लीड रोल दिला सकता हूँ। शीला कहती है, पर मुझे लीड रोल पाने के लिए किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। इस फिल्म का प्रोड्यूसर जॉन वुल्फ है और वो मुझे लीड रोल दिला देंगे। तब लियो कहता है, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और सारे डिसीजन मैं ही लेने वाला हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और इसी बात को लेकर लियो और रिचर्ड में पार्टी में लड़ाई होती है। शीला कहती है, उस रात यही सब हुआ था और मेरा इस मर्डर में कोई रोल नहीं। आगे इंस्पेक्टर स्टॉपर्ड और कांस्टेबल स्टॉकर उस प्ले की प्रोड्यूसर पेटोला स्पेंसर के पास जाते हैं। तब इंस्पेक्टर पेटोला को कहता है, मैंने इस प्ले के मूवी राइट्स को लेकर काफी सारी बातें सुनी हैं। आपने इस प्ले के मूवी राइट्स मिस्टर जॉन वुल्फ को बेचे हैं। तब पेटोला कहती है, आपको इन सब बातों के बारे में किसने बताया? उस दिन मैं जॉन वुल्फ के ऑफिस गई थी उसे एग्रीमेंट के पेपर दिखाने। जॉन वुल्फ को उस एग्रीमेंट में एक शर्त मिली थी कि जॉन वुल्फ इस मूवी को तब तक नहीं बना सकता जब तक इस प्ले को थिएटर में चलते हुए 6 महीने का समय ना बीत जाए। जॉन वुल्फ को एग्रीमेंट में ये शर्त ज्यादा पसंद नहीं आई थी। तब पेटोला जॉन से कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, जल्दी ये शो थिएटर से निकल जाएगा। ये सुनकर जॉन वुल्फ एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और वो अपनी सेक्रेटरी को अपने पास बिठाकर जल्दी अपनी बेबी को डिवोर्स देने की बात करता है। तभी जॉन वुल्फ की बेबी ऑफिस में आ जाती है। ये देखकर जॉन वुल्फ अपनी सेक्रेटरी को धक्का दे देता है। जॉन वुल्फ की पत्नी को भी उसके पति और उसकी सेक्रेटरी के अफेयर की बातें पता चल चुकी थी। तब जॉन वुल्फ की पत्नी कहती है, मैं अभी अभी मैडम जीना के पास से आ रही हूँ जो टेरर कार्ड के जरिए भविष्य बताती है। और ऐसा कहकर जॉन वुल्फ की पत्नी टेबल पर एक टेरर कार्ड रख देती है। तब जॉन वुल्फ कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? जॉन वुल्फ की पत्नी कहती है, इस साइन का मतलब है धोखा। आगे पेटोला इंस्पेक्टर से कहती है, धोखा यानी जॉन वुल्फ अपनी पत्नी से धोखा कर रहा था। उसका उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था, ना कि मैं उसके साथ कोई धोखा करने वाली थी। जो भी शर्तें एग्रीमेंट में थी वो अगाथा क्रिस्टी ने रखी थी, पर यह प्ले इतना सक्सेसफुल रहा कि जॉन वुल्फ इस प्ले के मूवी राइट लेकर फंस चुका है। जॉन वुल्फ को डर है कि जो लोग प्ले देख रहे वो लोग मूवी देखेंगे या नहीं, इसलिए जॉन वुल्फ इस प्ले को रुकवाना चाहता है। आगे कांस्टेबल स्टॉकर और इंस्पेक्टर स्टॉपर्ड वहां से निकल जाते हैं। उसी रात वो दोनों बार में बैठे होते हैं और केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। आगे ड्रिंक करते करते वो दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करने लगते हैं। तब इंस्पेक्टर स्टॉकर से पूछते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तब स्टॉकर कहती है, वो एक फौजी थे और उनकी युद्ध के समय डेथ हो गई थी। आगे स्टॉकर इंस्पेक्टर की वाइफ के बारे में पूछती है। तब इंस्पेक्टर कहता है, मेरी वाइफ थी पर उसने मुझे धोखा दे दिया। जब वो 8 महीने प्रेग्नेंट थी तब उसने मुझे बताया कि मैं उसके बच्चे का बाप नहीं हूँ। आगे वो दोनों बार से बाहर निकलते हैं तो इंस्पेक्टर स्टॉपर्ड काफी नशे में होता है
तब कांस्टेबल स्टॉकर इंस्पेक्टर को ड्राइव करके उसके घर तक छोड़ने जाती है और स्टॉकर इंस्पेक्टर को उसके बेडरूम में सुलाने जाती है। तभी वहाँ स्टॉकर को इंस्पेक्टर और उसकी वाइफ की फोटो दिखाई देती है। तब स्टॉकर को अचानक से याद आता है और वो अपनी डायरी निकालती है। उस डायरी में उसने राइटर मार्विन का स्टेटमेंट लिखा हुआ था। मार्विन ने होटल रूम से निकलते समय लियो की गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे को देखा था और मार्विन ने लियो की गर्लफ्रेंड का डिस्क्रिप्शन दिया था कि लियो की गर्लफ्रेंड ने एक मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था, उसके डार्क हेयर थे और वो एक घरेलू महिला जैसी लग रही थी। इंस्पेक्टर की वाइफ की फोटो भी स्टॉकर को हूबहू वैसी लगती है। ये सब देखकर स्टॉकर को लगने लगता है कि लियो की वो गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर की वाइफ ही थी जिसने उसे धोखा दिया था। तब स्टॉकर अपने ऑफिस में बैठकर इंस्पेक्टर स्टॉपर्ट के बारे में ही सोच रही थी। स्टॉकर इंस्पेक्टर को देख रही होती है और अचानक वो उठकर कमिश्नर के ऑफिस की तरफ जाने लगती है, कमिश्नर को सब कुछ सच सच बताने। तभी कमिश्नर बाहर आ जाता है और स्टॉकर उन्हें ये बात बताने लगती है। पर तभी इंस्पेक्टर स्टॉपर्ट भी अपने केबिन से बाहर निकल जाते हैं और इंस्पेक्टर स्टॉकर से कहते हैं, मुझे इस थिएटर के माउस ट्रैप प्ले के टिकट चाहिए। शायद हमें उस प्ले को देखकर ही कोई क्लू मिल जाए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। आगे उसी रात कांस्टेबल स्टॉकर और इंस्पेक्टर उस प्ले को देखने जाते हैं और वो लोग थिएटर में पहुंचकर सभी लोगों पर नजर रख रहे थे। तब मार्विन भी वहां पर आया होता है और वो थिएटर के वेटर डेनिस से बात कर रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर की नजर वहीं मौजूद मार्विन के कजन जियो पर पड़ती है, जो कि मार्विन को देखकर ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। उस प्ले को देखने जॉन वुल्फ भी अपनी सेक्रेटरी के साथ आया हुआ था। आगे इंस्पेक्टर स्टॉकर को उसका टिकट देता है और उन दोनों की सीट पास पास नहीं होती। तब इंस्पेक्टर कहता है, तुम बालकनी में बैठकर ऊपर नजर रखना और मैं नीचे नजर रखूंगा। आगे प्ले शुरू होता है और इंस्पेक्टर और स्टॉकर दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। प्ले शुरू हो गया था और हॉल में मार्विन भी जियो के पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद मार्विन जियो से कहता है, मैं इस तरह ज्यादा देर सीट पर नहीं बैठ सकता और वो उठकर हॉल से बाहर चला जाता है। इंस्पेक्टर स्टॉपर्ट भी मार्विन को जाते हुए देख लेते हैं। मार्विन को जाता हुआ देखकर वहीं बैठा जॉन वुल्फ भी अपनी सीट से बाहर उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जियो भी अपनी सीट से उठकर वहां से निकल जाता है। इंस्पेक्टर ये सब देख रहा होता है और वो भी अपनी सीट से उठकर जाने लगता है। बालकनी में बैठी कांस्टेबल स्टॉकर भी ये सब देख रही होती है और वो भी अपनी सीट से उठकर हॉल से बाहर निकल जाती है। आगे सभी लोग थिएटर के बाहर पहुंचकर एक दूसरे को ढूंढने में लग जाते हैं, पर ये एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। पर तभी अचानक थिएटर के बाहर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। मार्विन थिएटर के बाहर होता है, तभी उसके सामने कोट और हेट पहना कोई आदमी आ जाता है। अंधेरे में मार्विन उस आदमी को देखकर पहले डर जाता है और फिर मार्विन उस आदमी से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो आदमी मार्विन का गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ थिएटर के अंदर भी माउस ट्रैप प्ले चल रहा होता है और प्ले में भी ऐसा दिखाया जाता है कि अचानक घर की लाइट बंद हो जाती है और कोई आदमी आकर घर में मौजूद लेडी का गला दबाने लगता है। उस प्ले में वो आदमी लेडी को मार देता है और थिएटर के बाहर कोई कोट और हेट पहना हुआ आदमी मार्विन का गला दबाकर उसे वहीं पर मार देता है। आगे अचानक थिएटर के बाहर की लाइट्स ऑन हो जाती है और स्टॉकर अपनी आंखों के सामने मार्विन की बॉडी देखती है और पुलिस इंस्पेक्टर भी उसके पास बैठकर कुछ कर रहे थे। इंस्पेक्टर स्टॉकर ये सब देख लेती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। तभी इंस्पेक्टर उठकर वहां से भागने लगते हैं और उसी वक्त हॉल में एंटर हो गया था और हॉल से बाहर लोग निकलने लगे थे। इंस्पेक्टर को भागते हुए देख स्टॉकर भी उसका पीछा करने लगती है। भागते हुए इंस्पेक्टर थिएटर से बाहर निकल जाते हैं और वो आसपास देखने लगते हैं जैसे वो किसी को ढूंढ रहे थे। तभी पीछे से आकर स्टॉकर इंस्पेक्टर पर हमला कर देती है और इंस्पेक्टर बेहोश हो जाता है। आगे इंस्पेक्टर स्टॉपर्ट को होश आता है तो वो लॉकअप में होते हैं और इंस्पेक्टर स्टॉपर्ट के सामने वहां पर कांस्टेबल स्टॉकर और कमिश्नर मौजूद होते हैं। इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लिया होता है कांस्टेबल स्टॉकर के स्टेटमेंट पर और आगे कांस्टेबल स्टॉकर इंस्पेक्टर से कहती है, आपकी एक्स वाइफ ही लियो की एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसकी बेवफाई का बदला लेने के लिए आपने लियो का मर्डर किया था। आगे कमिश्नर कहता है, हमने लियो की एक्स गर्लफ्रेंड का पता लगा लिया है और उसका नाम भी जॉयस है, जो कि तुम्हारी वाइफ का नाम था। आगे इंस्पेक्टर की वाइफ को वहाँ पर बुलाया जाता है और इंस्पेक्टर उसे देखकर कहता है, मैंने इस लेडी को इससे पहले कभी नहीं देखा और ये मेरी एक्स वाइफ भी नहीं है। तब कमिश्नर उस लेडी से कहता है, आपने तो अपना नाम जॉयस बताया था। तब वो लेडी लियो की गर्लफ्रेंड कहती है, जॉयस यहाँ पर एक कॉमन नाम है, ये किसी और का भी हो सकता है। यह सुनकर कमिश्नर समझ जाता है कि स्टॉकर से गलतफहमी हुई थी और आगे स्टॉकर भी इंस्पेक्टर से इस गलती के लिए माफी मांगने लगती है।
आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक बड़े से घर के सामने कुछ गाड़ियां आकर रुकती है और ये घर फेमस नॉवलिस्ट अगाथा क्रिस्टी का होता है। और यहाँ पर माउस ट्रैप प्ले के एक्टर्स रिचर्ड और उसकी वाइफ शीला, फिल्म प्रोड्यूसर जॉन वुल्फ और उसकी सेक्रेटरी और प्ले की प्रोड्यूसर पेटोला स्पेंसर आए हुए होते हैं और इन्हें अगाथा क्रिस्टी ने डिनर पर घर पर बुलाया होता है। ये सभी घर की डोरबेल बजाते हैं और घर का बटलर डोर ओपन करता है। तब बटलर इन सभी को बताता है घर में कोई भी डिनर नहीं रखा गया है। तभी अगाथा का हस्बैंड मैक्स वहां पर आ जाता है और वो उन सभी को घर के अंदर बुलाता है। मैक्स को भी डिनर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। तब रिचर्ड मैक्स को इनविटेशन कार्ड दिखाता है जो अगाथा ने उन लोगों को भेजा था। मैक्स को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो बोलता है हमें अगाथा का वेट करना होगा। आगे वो सभी लोग अगाथा क्रिस्टी का वेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर स्टॉपर्ड राइटर मार्विन के घर पर जाता है और वो उस घर की तलाशी लेने लगता है। वो मार्विन के घर में पड़ी हुई उन फाइल्स को देखने लगता है जिसमें मार्विन ने माउस ट्रैप प्ले के ऊपर रिसर्च की थी। इंस्पेक्टर को उन फाइल्स में कुछ पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है और उसे पता चलता है कि माउस ट्रैप नॉवेल असल में एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी होती है और ये कहानी दो छोटे बच्चों की होती है जिसमें से एक बच्चे को अनाथ आश्रम में टॉर्चर किया गया था और उस बच्चे की मौत हो गई थी। अगाथा ने इसी कहानी के ऊपर माउस ट्रैप नॉवेल लिखा था। इंस्पेक्टर को उस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़कर कुछ क्लू मिलते हैं। दूसरी तरफ कांस्टेबल स्टॉकर भी लियो की एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रही होती है ताकि उसे लियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब लियो की एक्स गर्लफ्रेंड बताती है कि लियो हमेशा मुसीबत से घिरा रहता था, उसकी अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। उस पार्टी में जाने से पहले भी लियो की उस रात एक आदमी से लड़ाई हुई थी जो लियो का पीछा कर रहा था। कांस्टेबल स्टॉकर लियो की एक्स गर्लफ्रेंड से उस आदमी का हुलिया पूछती है। तब लियो की एक्स गर्लफ्रेंड कहती है वो आदमी विलेज इडियट टाइप का था, उसकी भाषा भी गांव वालों जैसी थी। यह बात जानकर अचानक कांस्टेबल स्टॉकर को कुछ बात क्लिक करती है कि वो आदमी कौन हो सकता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मार्विन के घर में उन पेपर की कटिंग को देख रहा था। तभी वहां पर लियो का कजिन जियो आ जाता है। तब इंस्पेक्टर कहता है मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और मुझे फोन चाहिए बात करने के लिए। आगे इंस्पेक्टर फोन से पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करता है और कांस्टेबल स्टॉकर भी एक घर के बाहर पहुंचकर उसका दरवाजा बजाने लगती है। जब कोई वो दरवाजा नहीं खोलता तो वो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर इंटर हो जाती है। कांस्टेबल स्टॉकर उस घर में पहुंचकर उस घर की छानबीन करने लगती है तो उसे वहां पर अगाथा के घर का वही डिनर इनविटेशन मिलता है जो कि बाकी सभी को मिला था जो अगाथा के घर पर डिनर करने गए थे। दूसरी तरफ अगाथा के घर के अंदर सभी लोग अगाथा के आने का वेट कर रहे होते हैं अगाथा से मिलने के लिए। तभी उन सभी को अगाथा के चिल्लाने की आवाज आती है। वो सभी दौड़कर उस तरफ जाने लगते हैं पर वापस वो सभी अपने हाथ खड़े करके रूम के अंदर आ जाते हैं। उन सभी पर किसी आदमी ने गन अड़ा रखी थी और आगे हम देखते हैं कि वो आदमी कोट और हैट पहना हुआ उन सभी के सामने गन लेकर खड़ा हुआ था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो वेटर डेनिस होता है। यह बात कांस्टेबल स्टॉकर को भी पता चल गई होती है क्योंकि वो उस वेटर डेनिस के घर पर ही छानबीन कर रही थी। इंस्पेक्टर स्टॉपर्ड को भी ये बात पता चल चुकी होती है और वो भी डेनिस के फ्लैट पर पहुंच जाता है। तब वहां पर कांस्टेबल स्टॉकर भी मौजूद थी। तब कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कहती है वो वेटर था, वही हमारी नाक के नीचे ये सब कर रहा था। इंस्पेक्टर कहता है मुझे सब पता चल चुका है, क्या वो अंदर है? तब कांस्टेबल इंस्पेक्टर को अगाथा के घर का वही डिनर इनविटेशन दिखाती है। तब इंस्पेक्टर कहता है आगे मैं उसे देख लूंगा, तुम स्टेशन जाओ और स्टेशन जाकर पेपर वर्क तैयार करो। आगे इंस्पेक्टर अगाथा के घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अगाथा के घर पर सभी लोग हाथ खड़े कर खड़े हुए थे और उनके सामने डेनिस अगाथा की बॉडी को चटाई में लपेट कर लेकर आता है। तब रिचर्ड डेनिस से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब डेनिस कहता है मैंने ही तुम सबको यहाँ पर बुलाया है। तब शीला कहती है तो लियो और मार्विन को तुमने मारा है? डेनिस कहता है हाँ उन दोनों को मैंने मारा है क्योंकि मैं इस प्ले को चलने से और इस फिल्म को बनने से रोकना चाहता था क्योंकि माउस ट्रैप मेरी जिंदगी की कहानी है। मेरा भाई 6 साल का था जब वो अनाथ आश्रम में मारा गया, उसे टॉर्चर किया गया था। सब न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपी, सभी ने न्यूज़ बेचकर खूब कमाया पर किसी को हमारी चिंता नहीं थी। मुझे लगा था कि अगाथा क्रिस्टी का प्ले थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि दुनिया की जानी मानी राइटर ने हमारी कहानी लिखी थी। पर जब मैंने वो प्ले देखा तो मुझे पता चला कि अगाथा क्रिस्टी ने क्या लिखा है। अगाथा ने हमारे दर्द को मोटिव की तरह यूज किया और उसने मुझे प्ले में एक पागल किलर की तरह दिखाया। अगाथा क्रिस्टी ने मेरे भाई की मौत को दुनिया के सामने एक भद्दा सा शो बनाकर रख दिया।
मैं जानता था कि जब तक ये प्ले बंद नहीं होगा तब तक मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। पर यह प्ले बंद नहीं हुआ, ये प्ले रोजाना चलता रहा। पर जब मैंने सुना कि इस प्ले पर अब फिल्म बनने वाली है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इस फिल्म को रोकने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर को ही मार दिया और उसकी बॉडी को स्टेज पर लाकर रख दिया ताकि फिल्म के साथ साथ ये प्ले भी बंद हो जाए। पर यह प्ले बंद नहीं हुआ। मूवी का राइटर मार्विन अभी भी उस प्ले की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था, इसलिए मुझे इस मूवी को बंद करवाने के लिए उसे भी मारना पड़ा। पर अभी भी उस फिल्म पर काम बंद नहीं हुआ और ना ही वो प्ले बंद हुआ। मुझे लगता है कि अगाथा क्रिस्टी की मौत के बाद ही ये सब बंद होगा। आगे उस कारपेट के अंदर जो महिला थी वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तब जॉन वुल्फ कहता है, मैं मूवी पर काम बंद कर दूंगा, तुम अगाथा को छोड़ दो। पीछे खड़ी पेटोला कहती है, मैं भी प्ले बंद करवा दूंगी, तुम इन्हें छोड़ दो। तब डेनिस अगाथा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस कारपेट को ओपन करता है तो उस कारपेट के अंदर अगाथा क्रिस्टी नहीं थी। उस कारपेट के अंदर जॉन वुल्फ की वाइफ थी जो कि जॉन वुल्फ पर नजर रखने के लिए यहाँ पर आई थी। तब डेनिस सभी से पूछता है, ये लेडी कोई और है तो अगाथा क्रिस्टी कहाँ पर है? तब वो सभी लोग डेनिस को शांत होने के लिए कहते हैं और उसे सोफे पर बिठा देते हैं। डेनिस के पास अभी भी उसकी गन थी और सभी लोग उससे डर रहे थे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर स्टॉपर्ड भी अगाथा के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कांस्टेबल स्टॉकर भी उनका पीछा कर रही थी। आगे हमें अगाथा क्रिस्टी को बताया जाता है जो कि अपने घर में छुपकर डेनिस की सारी बातों को सुन रही थी और अगाथा क्रिस्टी अपने घर में से चूहे मारने की दवाई ढूंढती है। सभी लोग घर में मौजूद होते हैं और वो डेनिस के आसपास खड़े हुए थे। तभी वहां पर अगाथा क्रिस्टी सभी के लिए चाय लेकर आती है और वो उसमें से एक कप उठाकर डेनिस को दे देती है और अगाथा सभी को अपनी अपनी चाय लेने को कहती है। अगाथा डेनिस से कहती है, डेनिस मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? डेनिस अगाथा से कहता है, क्या आप माउस ट्रैप प्ले को बंद करवा सकती हो? अगाथा कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी लाइफ पर लिखा, तुम शांत हो जाओ और चाय पियो। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी अगाथा के घर के बाहर पहुंच चुका था और डेनिस भी अगाथा के कहने पर चाय पीने लगा था। पर तभी अगाथा के पास खड़ा बटलर चाय पीकर गिर जाता है। यह देखकर डेनिस अपनी गन उठाकर अगाथा को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी अगाथा का हस्बैंड बीच में आ जाता है तो डेनिस उस पर वार करता है। डेनिस इंस्पेक्टर को बाहर देखकर उस पर भी गोली चलाता है। आगे इंस्पेक्टर घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और इंस्पेक्टर अपनी गन लेकर घर के अंदर एंटर होता है तो वो देखता है डेनिस ने अगाथा के ऊपर गन अड़ा रखी थी। तब इंस्पेक्टर डेनिस को गन नीचे करने को कहता है। ये सब शीला भी देख लेती है और वो ड्रिंक की बोतल में एक पेपर को भर देती है। उसके बाद वो उस पेपर में आग लगाकर डेनिस की तरफ फेंक देती है जिसके कारण वही रखे फर्नीचर में आग लग जाती है और अगाथा डेनिस से अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर भी डेनिस पर निशाना लगाकर उस पर फायर करता है। गोली डेनिस को लगने के कारण डेनिस अब घायल हो चुका था और इंस्पेक्टर की बंदूक में भी गोलियां खत्म हो चुकी थी। तब डेनिस अपनी गन से इंस्पेक्टर पर गोली चलाने वाला होता है और तभी वहां स्टॉकर आकर इंस्पेक्टर को लेकर कूद जाती है। डेनिस फिर से अपनी गन लोड करता है इंस्पेक्टर को मारने के लिए। तभी अगाथा पीछे से डेनिस पर हमला करती है जिसके कारण डेनिस की वहीं पर मौत हो जाती है। आगे स्टॉपर और स्टॉकर आपस में बात करते हैं। तब इंस्पेक्टर स्टॉकर से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। स्टॉपर को कंधे में गोली लगी होती है इसलिए स्टॉकर उसके लिए एम्बुलेंस बुलवाती है। आगे फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि कांस्टेबल स्टॉकर सार्जेंट की एग्जाम देती है और वो उसमें पास भी हो जाती है। इंस्पेक्टर स्टॉपर को उसकी बहादुरी के लिए मेडल से नवाजा जाता है। दूसरी तरफ माउस ट्रैप प्ले अभी तक भी चल रहा होता है। प्ले की ऑडियंस में इंस्पेक्टर और कांस्टेबल साथ में बैठकर प्ले देख रहे होते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।